नमस्कार। सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। और एक बार फिर से हम राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों पर चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। राजस्थान की सियासी तस्वीर विजय जी एक तरीके से साफ हो चली है कि टिकटों में किसकी चल रही है, किसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस की बात करें तो दूसरी जो सूची आई 43 नामों की, उनमें भी अधिकांश नाम वही हैं, अधिकांश चेहरे वही हैं, वही घोड़े हैं, वही मैदान है। अशोक गहलोत का अपर हैंड है। वो सारे कर्ज जो थे सियासी संकट के समय, वो अशोक गहलोत ने उतार दिए हैं। और निर्दलीयों को भी टिकट दे दिया। बसपा से आने वाले लोगों का भी ख्याल रखा जा रहा है। और ओपी हुड्डा जैसे लोग जो किसी पार्टी में नहीं थे, सरकार के साथ थे, उनको भी टिकट मिला है। अशोक गहलोत का अपर हैंड सबको दिख रहा है। सचिन पायलट के भी लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन कितने नाम होंगे 200 में से, ये बड़ा सवाल। इस लिहाज से देखा जाए तो दोनों लिस्टों में अशोक गहलोत ने अपने लोगों को एडजस्ट करवाने में 3 नामों को छोड़ दिया जाए, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी, लगभग किसी नाम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा की जो सेकंड लिस्ट थी, उसमें 27-28 नाम वसुंधरा राजे के। तो सबसे बड़ा सवाल विजय जी यही पूछा जा रहा है कि एक तरफ अशोक गहलोत दिल्ली में कह देते हैं कि वो कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही है और शायद भविष्य में नहीं छोड़े, यानी विधायक उनके खेमे के हैं, जिनको टिकट मिल रहा है, जीतकर आएंगे तो फिर वही संख्या बल के लिहाज से गहलोत की दावेदारी सबसे मजबूत हो जाएगी। और दूसरी तरफ क्या वसुंधरा भी फिर से सीएम पद की दौड़ में शामिल हो गई हैं, अगर संख्या बल को महत्वपूर्ण माना जाए? क्या लगता है आपको, क्या वसुंधरा गहलोत 5 साल वसुंधरा 5 साल गहलोत, वही खेल फिर से राजस्थान में शुरू होने वाला है, वापस शुरू हो चुका है? देखिए, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और दोनों की दौड़ मुख्यमंत्री पद तक, और दोनों आखिरी बार सियासी रूप में हम मानकर चलते हैं मोटे तौर पर कि आखिरी बार दौड़ लगा रहे हैं। आज से 2, 4, 5 महीने पहले तो ये कहानी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीत भी गई तो भी अशोक गहलोत सीएम नहीं बनेंगे, सचिन पायलट बने ना बने लेकिन अशोक गहलोत तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जीत गई तो वसुंधरा का कोई चांस बनता ही नहीं है। और अब जब चुनाव में 1 महीना रह गया है, अगले महीने 23 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, इस समय चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो ऐसे में अब दोनों की संभावनाएं सबसे ज्यादा लग रही हैं कि दोनों में से जो जीतेगा, जो सब पार्टी जीतेगी, उसमें से मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा की संभावना है और दूसरी तरफ ये संभावना है अशोक गहलोत की। तो ऐसा लगता है कि स्थानीय छत्रपों के आगे कांग्रेस ने तो पहले से हथियार डाले हुए थे, बीच बीच में थोड़ा सा आंख ततेरते थे लेकिन फिर हथियार ही डाल देते थे। यहाँ बीजेपी में आश्चर्यजनक रूप से जो आला कमान ने पूरी तरह से हाशिए पर डालने की बात कही थी, एक तरह से परोक्ष रूप से ऐसा लगता है दूसरी सूची के बाद कि बीजेपी को लग रहा है कि वसुंधरा को नाराज किया तो राजस्थान में जीत की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। बीजेपी के नेताओं से मेरी जो बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि 110 के आसपास आएंगी, यानी 110, 112 से ऊपर बीजेपी के नेता इस समय ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में जा नहीं रहे। तो ऐसे में मजबूरी का नाम भी हो सकता है, या फिर बीजेपी आलाकमान ये गेम भी खेल सकता है कि देखते हैं क्यों नाराज किया जाए, जब चुनाव आएंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद देख लेंगे। और तीसरी बात है कि बीजेपी को मोदी जी को 2024 को भी साधना है और मोदी जी को लगेगा कि अगर वसुंधरा राजे को साध कर 2023 भी जीता जा सकता है और 2024 भी जीता जा सकता है, तो ऐसा फिर जो है, आपने घोड़े शब्द का इस्तेमाल किया था इसलिए मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं, ऐसे जिताऊ घोड़े पर कौन दाव लगाना नहीं चाहेगा। लेकिन विजय जी, जो घोड़े उतारे हैं कांग्रेस ने, क्या वो जिताऊ हैं? क्योंकि इतना लंबा आपने एक्सरसाइज किया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो मंगवाई, सर्वे करवाए, लोगों को भेजा, तो इसमें क्या जरूरत थी? ये सूची तो 6 महीने पहले बनी हुई थी, इन सबको तो टिकट मिला हुआ था। आपने 2 से 3 नाम काटे, एक काट के महिला का काटा है, दूसरी सूची में वो पति को दे दिया आपने, पहली सूची में एक नया नाम था कांग्रेस के। कोई ज्यादा ऐसा हैरानी करने वाला था नहीं। फिर राहुल गांधी हो, खड़गे हो, या स्क्रीनिंग कमेटी हो, सीईसी हो, उसका क्या मतलब है, क्या उपयोग है? अशोक गहलोत ये लिस्ट तो कभी बनाकर दे देते अपने आलाकमान को कि आप इसे ओके कर दीजिए और जारी हो जाती।
क्या ये घोड़े जिताऊ हैं? राजस्थान की जनता ये पूछ रही है कि इन घोड़ों के सहारे क्या रिवाज बदला जा सकता है? देखिए, मुश्किल सवाल है और जवाब भी इसका आसान है बड़ा, कि नहीं बदला जा सकता। कुल मिलाकर जब खुद मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में भी स्वीकार लिया था कि ये नारे लग रहे हैं, गहलोत तुझसे बैर नहीं लेकिन विधायकों की खैर नहीं, तो उसका मतलब क्या था? एंटी इनकम्बेंसी है। या तो अशोक गहलोत को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा नहीं है जो उनकी चुनावी संभावनाओं पर विपरीत असर डाल सके, या उनको लगता है कि जो थोड़ी बहुत है वो योजनाओं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं के सहारे पूरी हो जाएंगी, या फिर उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा बड़ा नैरेटिव था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता हो जाए। तो वो समझौता हो ही गया, प्रियंका गांधी ने एक तरह से मुहर लगा ही दी। तो ये 3-4 चीजें हैं। और दूसरा है कि जब दोनों लोग सहमत हैं, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाली बात, जब गहलोत पायलट राजी तो क्या करेगा आला कमान, तो क्या करेगा आला कमान। तो मतलब केवल और केवल गाज 3 नामों पर गिरेगी, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, हो सकता है सचिन पायलट के अभी जैसे 4 या 5 समर्थक हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जिसमें से एक तो हेमाराम जी तो खुद ही कह चुके हैं वो लड़ना नहीं चाहते। एक श्री माधोपुर वाली सीट अटकी हुई है, वो भी अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। बालेंदु के लिए, हाँ, अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। तो मोटे तौर पर हो सकता है इक्का दुक्का नाम इधर फंसे, इक्का दुक्का नाम इधर फंसे। हो सकता है शांति धारीवाल के बेटे को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि सचिन पायलट ने भी कहा था कि मैंने तो कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, अनुशासन समिति वाला जो मसला था उस पे, अगर विकल्प मिलता है तो बदल दो। अगर उसका कहने का मतलब था कि अगर विकल्प नहीं मिलता तो रहने दो। तो यहाँ घर के अंदर ही विकल्प मिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो कार्यकर्ता का तो भरोसा उठ जाएगा आलाकमान से अगर ऐसा हुआ तो। कार्यकर्ताओं से ज्यादा मुझे चिंता कभी कभी राहुल गांधी के विजन को लेकर रहती है कि वो जिस ढंग की कांग्रेस खड़ी करना चाहते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता उस तरह की कांग्रेस को शायद खड़ा नहीं करना चाहते, या अभी उनके खुद के स्वार्थ उन पर हावी हैं, या आपसी गुटबाजी हावी है, या फिर उनको लगता है कि आला कमान की वो हनक नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का चुनाव अगर कांग्रेस जीतती है तो 2024 के लिए बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिहाज से, इंडिया के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, कांग्रेस की बार्गेनिंग के लिहाज से ये बहुत बड़ा बात होगी। अब इस बात को कितना स्थानीय छत्रप समझ रहे हैं, कितना आला कमान समझ रहा है, और अब तो जिस ढंग की लिस्ट आई है, 76 की लिस्ट आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि 76 से बदली हुई लिस्ट ये 124 की होने वाली है। हमारा होमवर्क कांग्रेस ने बिल्कुल खत्म कर दिया, हमें होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं है। वही नाम है और वही चेहरे हैं, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये भी कि 5 साल से सचिन पायलट जो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या 200 टिकटों में 20 नामों को लड़ाई वो लड़ रहे थे? अगर देखा जाए कि पायलट के लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, उनका जो है विजन सचिन पायलट के लोगों का भी रहेगा गहलोत के साथ साथ, तो क्या ये 20-25 नामों की लड़ाई पायलट की है? उतने ही नामों को टिकट दिलाने में अगर कामयाब रहते हैं तो फिर लड़ाई का मकसद क्या है? फिर गहलोत के लोग जीत कर आएंगे विजय जी, और फिर अगर हाथ उठाने होंगे, पर्ची पे नाम अगर लिखना होगा तो फिर अशोक गहलोत का नाम होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने एक शेर पढ़ा था एक बार बीजेपी के नेताओं को संबोधित करते हुए, न तलवारें उठेंगी न खंजर इनसे, ये हाथ मेरे आजमाए हुए हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, चीजें समझ में आ गई। सारे तो हाथ जो है समझ रहा था, गहलोत भी समझ रहे थे, पायलट भी समझ रहे थे, हर कोई समझ रहा था कि वो जो हथियार लेकर निकले हैं, वो हथियार चलाने के लिए कितने हैं, दिखाने के लिए कितने हैं, चमकाने के लिए कितने हैं। और सहूलियत की राजनीति है ये, सुविधा की राजनीति है, ये एडजस्टमेंट की राजनीति है, इससे पार्टी आगे नहीं बढ़ती है। और गहलोत इसके पुराने खिलाड़ी है। हाँ, वो तब तक बीच बीच में सफल होते रहे तो चीजें चलती रही, और फिर कांग्रेस के लिए फंड मैनेजमेंट का भी काम करना था। भाई कांग्रेस आज से कुछ 2018 में कितने राज्यों में सिमट कर रह गई थी। अब जाके कर्नाटक जैसा जो जीडीपी में महाराष्ट्र के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद, या शायद दूसरे नंबर पर आता है, वहां पर उनका कब्जा हुआ है। तभी तो मोदी कहते थे कांग्रेस को एटीएम चाहिए कर्नाटक में। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को एटीएम का एक हिस्सा मिला था, तो बीजेपी को उस एटीएम की चिंता थी। और उससे पहले अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, यही दोनों भार संभाल रहे थे।
पैसे में बड़ी ताकत रहती है सुशांत जी। तो क्या क्या फ्यूचर देख रहे हैं सचिन पायलट का? अगर बहुमत आता है कांग्रेस का तब भी कुछ बदलाव होने की संभावना? क्योंकि आपने बीच में कहा था कि गहलोत अब केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, ये अभी तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से इसकी मैं बहुत ब्लंटली संभावना कहूं तो बहुत कम है। हाँ, मुझे लगता है इसकी नौबत ही नहीं है। ना नौमन का तेल होगा ना राधा नाचेगी। हाँ। लेकिन एक सवाल जो ये भी है, जो मैं आज कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो जो आप कह रहे हैं कि अगर बहुमत के करीब रही भाजपा, जिस तरह की चर्चाएं हैं कि 110, 15, इससे भी अगर 7-8 सीटें, 10 सीटें कम हो जाती हैं और इस तरह का क्राइसिस हो जाए कि सरकार बनानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोदी का फोकस लोकसभा पर भी है, तो फिर वसुंधरा राजे का भी नंबर लग सकता है विजय जी वापस, या माने कि हाँ, नहीं अब केवल खुश करने के लिए उन्हें टिकट दिए गए? नहीं, वसुंधरा तो यही चाह रही होंगी मन ही मन की 2018 जैसी स्थितियां हो जाए जहां कांग्रेस ठीक 100 पर आकर अटक गई थी। तो वैसी स्थिति बनती है तो फिर वसुंधरा अपने तेवर भी दिखा सकती है। और दूसरा फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जलवा भी देखने को मिल सकता है कि उनका जो डर है, अनुशासन है, वो बांध कर रखें और वसुंधरा के साथ विधायक नहीं जाएं। तीसरा ये कि उसमें अशोक गहलोत इस तरह की सरकारें, कांग्रेस इस तरह की सरकार बनाने में कोई एक्सपीरियंस नहीं रखती है। भाजपा तो क्या कांग्रेस चाहेगी कि इस तरह का कुछ हो कि ऑपरेशन लोटस, जैसा कि कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में कर रखा है, ऑपरेशन हस्त, उल्टा कर रखा है। ऑपरेशन लोटस का हस्त यानी संस्कृत में हाथ को हस्त कहते हैं, तो ऑपरेशन हस्त कर रखा है। तो क्या आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, मैं भी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, तो क्या अशोक गहलोत ऑपरेशन हस्त करेंगे? क्या वसुंधरा इस ऑपरेशन हस्त में सहारा देगी कि भाई मेरी सरकार नहीं बन रही तो ठीक है, फिर दूसरे की बन जाए? एक चर्चा ये भी है कि 3 का अंकगणित बड़ा इस बार राजस्थान की सियासत में चर्चा का विषय है, और जिस तरीके से कांग्रेस सूची जारी कर रही है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है बड़ी लिस्टें कांग्रेस की आती हैं। पिछली बार करीब 154 नामों की लिस्ट आई थी, पहली सूची, जिसमें इस बार भी कहा जा रहा था कि 106 नामों की लिस्ट फाइनल हो गई है, 2 टुकड़ों में जारी हुई, 33 और 43। ये 3 के गणित का कुछ खेल है क्या? क्योंकि तीसरी बार सीएम है, 3 बार जो है वो पीसीसी चीफ रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, क्या किसी ज्योतिष ने तो नहीं कह दिया है कि 3 अंक के हिसाब से ही चलिए? पता नहीं मुझे, लेकिन जब मेहनत ही नहीं करनी, नाम ही वही रिपीट कर देने हैं, तो फिर सूची छोटी हो, बड़ी हो, देर से हो, जल्दी हो, क्या फर्क पड़ता है? जब ना आपको याद है जब कर हम जी। बात कर रहे थे सीएम से, सवाल जवाब ले रहे थे सीएम, तो क्या कैसा लगा, कॉन्फिडेंस लगा सीएम? क्योंकि 156 को लेकर जिस तरीके से बयान उनके आते रहे, अब उस तरह की बयानबाजी नहीं है। अब वो ये है कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि चेहरे वही रिपीट हो रहे हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता कम से कम 10 साल तक मेहनत करने को तैयार नहीं है, और ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो 2-3 दशक से दरिया बिछा रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है। आज पंडित सुरेश मिश्रा सांगानेर में जो चुनाव लड़े थे, वो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट कैंप के थे, सांगानेर से पुष्पेंद्र को टिकट मिल गया, पार्टी ने दे दिया, कोई उम्मीद नहीं है तो क्या करते? अब जिधर हवा का रुख है, भाजपा की सरकार आती हुई दिख रही है, उसमें शामिल हो गए हैं। अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस कैसा लगा कल आपको? देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि सोशल मीडिया के युग में जब हर आदमी की जेब में एक मोबाइल होता है जो कैमरे का काम करता है, पत्रकार का एक तरह से काम करता है, तो एक नेता को अभिनेता बनना बहुत जैसा होना बहुत जरूरी है। और आप, मेरा कहने का मतलब है कि मन के भाव चेहरे पर नहीं आने चाहिए, और अशोक गहलोत में भी ये खूबसूरती है कि उन मन के भाव वो चेहरे पर आने नहीं देते हैं। अब आप अपने अपने चश्मे से देखिए, आप अपने चश्मे से देखेंगे, कुछ लोगों को लग सकता है कि कल जो वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे थे और फीकी हंसी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रहे थे। अब उनको मालूम है कि खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो कुछ है पाना ही पाना है। अब तो राजनीति में जो कुछ बोनस ही लेके जाना है, इतना कुछ कमा चुके वो पॉलिटिकल ढंग से। मैं कोई कमाई की बात नहीं कर रहा, वो तो कह चुके कि मैं मोदी से बड़ा फकीर हूं। तो भाव छुपाना आता है, पायलट को शायद नहीं आता। पायलट के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, दिख जाता है, गुस्सा भी आता है, नाराजगी, खींच, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ दिख जाता है।
आप अशोक जी से कोई कड़ा सवाल पूछिए तो आपको पता ही नहीं लगता कि उनको सवाल पसंद आया या नहीं पसंद लेकिन आया, कल आपको मुझे लगेगा ऐसा नहीं। लग रहा था कि जैसे ही सीएसी वाला सवाल पूछा कि सोनिया गांधी ने नाराजगी जाहिर की, तो हल्का सा तनाव तो आया उनके चेहरे। नहीं, वो सवाल बड़ा गौर से सुन रहे थे, क्योंकि सवाल जिसने पूछा वो बड़ा लंबा सा सवाल पूछा था। तो जब लंबा सवाल कोई पूछता है तो अगले को जवाब का भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मुझे लगता है वो हम्म जवाब भी सोच रहे थे। हालांकि हम्म उन्होंने ईमानदारी से कह दिया कि इसमें से पूरी सच्चाई नहीं है, ये अधिकांश तो आपको बातें दे ही सच दी। नहीं थी, हाँ, पूरी अधिकांश बात बातें। सच नहीं है। हाँ हाँ, हाँ। तो अधिकांश यानी बातें कुछ सच नहीं है। अगर चवन्नी भी सच है तो भी बड़ी तो भी बात है। खबर, तो भी बड़ी हाँ, बात है ये होना, कि क्योंकि ये देख रहे हैं कि शांति धारीवाल का कम से कम दूसरी लिस्ट में तो नाम आ ही जाता। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब वो चवन्नी जो है वो धारीवाल के हिस्से में है। महेश जोशी का भी नाम नहीं है। हवा महल में कहा जा रहा है कि हालांकि भाजपा ने भी जारी नहीं किया, वहां उनका विरोध भी बताया जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ की सबसे कम बात हो रही है। धर्मेंद्र राठौड़ पुष्कर सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे। इस बार आरटीडीसी के चेयरमैन रहते हुए विजय जी, उन्होंने बड़ा बजट सरकार से वहां दिलवाया, अयोध्या की तर्ज पर पुष्कर के विकास में वो लगे हुए थे। और दूसरी लिस्ट में नसीम अख्तर इंसाफ को पार्टी ने टिकट वहां पर दे दिया है। अब उनके पास अजमेर उत्तर की सीट बची है और वहां भी पायलट समर्थक जो है महेंद्र सिंह तलावता टिकट मांग रहे हैं। वहां भी हो सकता है नहीं उनकी जो है दाल गले, और यही स्थिति हवा महल को लेकर है। दूसरी लिस्ट में नहीं आया, महेश जोशी का भी विकल्प वहां पर पार्टी खोजने में लगी है। कोई ऐसा मजबूत नाम नहीं है वहां पर, क्योंकि अगल बगल आदर्श नगर और किशनपुर दोनों जगह पार्टी ने घोषित कर दिए रफीक खान और अमीन कागजी। महेश जोशी का नाम नहीं है। तो धारीवाल के बेटे को तो टिकट मिल सकती है, महेश जोशी के बेटे के साथ भी परेशानी है। और जिस तरह से खबरें थी कि उन्होंने बेटे का नाम रखा तो पार्टी ने खारिज कर दिया। एक मुकदमा चल रहा है दुष्कर्म का, उसके चलते। तो ये दोनों नाम तो कम से कम ये माना जाए कि इन पर तो बड़ी तलवार लटकी हुई। हाँ, सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन दो बड़े नाम हैं गहलोत की नजर में जो उनके मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, और अगर इन दोनों को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट गुट की जीत होती है। तो हम्म मुझे लगता है कि अगर धर्मेंद्र राठौड़ को कुर्बान करना पड़े हम्म इन दो नामों में से एक नाम भी बचाने के लिए, तो हम्म बहुत ये एक सस्ता सौदा होगा। और हम्म चूंकि वो वैसे भी वो पिछली बार कोई विधायक नहीं थे, मौजूदा कोई विधायक नहीं है वो धर्मेंद्र राठौड़, हम्म तो कुर्बान किया जा सकता है कि भाई जो आदमी है ही नहीं, जो शुरू से ही था ही नहीं, जिसके टिकट हम्म को बचाने की जरूरत भी नहीं है, तो वो हम्म ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। वही हिसाब है। हम्म हम्म। लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ बड़ा इस बार कॉन्फिडेंस में थे। जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि इस बार जो है वो नंबर लग जाएगा, और जिस तरह की तैयारी थी वो जीत भी मान रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत का माफी मांगना 25 सितंबर की घटना के बाद, तीनों नेताओं ने माफी नहीं मांगी विजय, ये एक बड़ा जो है माइनस पॉइंट रहा। अगर जाकर गिर जाते आला कमान के सोनिया गांधी के चरणों में तो बात बन जाती। नहीं, आज मैंने एक अखबार में महेश जोशी का इंटरव्यू पढ़ा, उनसे भी यही सवाल हम्म पूछा गया, तो उन्होंने कहा हम्म कि साहब सबकी तरफ से माफी तो अशोक जी ने मांग ही ली थी, और जो हमने हम्म अनुशासन समिति को जो अपना जवाब भिजवाया था वो एक तरह से माफीनामा था। हम्म ये बात महेश जोशी की तरफ से एक अखबार में कही गई है। कि तो माफी इससे मांगने बड़ी जैसी कोई बात, माफी मांगने, लेकिन फिर भी अगर वो जाते, जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो कुछ बात बन सकती थी। और वो एपिसोड इतना बड़ा था, हालांकि उसमें और भी बहुत नेता थे, लेकिन चर्चा में 3 लोग रहे क्योंकि ये लीड कर रहे थे अलग अलग तरीके से उस पूरे ऑपरेशन को। लेकिन एक बड़ी खबर आज भाजपा से भी आ रही है, कुनबा बढ़ता जा रहा है। आरएलपी की बड़ी टीम ने भाजपा को ज्वाइन किया है। पंडित सुरेश मिश्रा की हम बात कर रहे थे, और ये ज्यादातर जो लोग हैं वो आरएलपी के उसी गढ़ से आते हैं। कांग्रेस के भी 1-2 लोगों ने ज्वाइन किया है। कांग्रेस दफ्तर में विजय जी इस बार ऐसा कोई मौसम दिखा नहीं, माहौल दिखा नहीं। पहला सवाल तो यही कि आरएलपी का कुनबा ज्योति मिर्धा के आने के बाद से पूरा फोकस है कि हनुमान की टीम को कमजोर किया जाए, सेंध लगाई जाए। विचारधारा के लेवल पर तो ज्यादातर वही लोग हैं, और बहुत लोगों को लगता भी है कि हनुमान के साथ कब तक संघर्ष किया जाएगा, क्योंकि सरकार हनुमान बनाने में सक्षम नहीं है। मौसम इधर ठीक है तो क्यों ना इस नाव की सवारी की जाए। आरएलपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्योति मिर्धा बड़ा काम कर रही। देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी यही है
कांग्रेस का वो विरोधी वोट, जो आदमी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, देना चाहता, वो किसको वोट देगा? बीजेपी को स्वाभाविक रूप से वोट देगा। लेकिन अगर उसके इलाके में आरएलपी भी है और वो मान लीजिए उसी जाति का उम्मीदवार भी है, तो कुछ वोट वहां भी दे देगा, वो कुछ हनुमान बेनीवाल की शख्सियत से प्रभावित होकर दे देगा। तो ऐसे में जब वोट बटेगा, एंटी कांग्रेस वोट बटेगा, तो इसका फायदा किसको होगा? तो ऐसे में एंटी कांग्रेस वोट सीधा बीजेपी की झोली में जाए, इसके लिए बीजेपी इस तरह का प्रयास कर रही है। और उधर शायद कांग्रेस चाह रही होगी कि आरएलपी स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर कांग्रेस आरएलपी 20% वोट ले जाती है, मान लीजिए 15% मान लीजिए वो कुछ विधानसभा सीटों पे, तो वो फिर बीजेपी की जीत का समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ने की क्षमता रखती है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं फील्ड में गया नहीं कि जमीन के स्तर पर क्या हालात है, लेकिन बीजेपी भी इसी एंगल से चल रही है कि जितनी कमजोर आरएलपी होगी, उतनी बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा है विजय जी, ज्वाइनिंग के नाम पर कुछ नहीं है, नए लोग नहीं आ रहे। हाँ, तो वहां नो वैकेंसी का बोर्ड लग गया, लगता है कि विधायक भी नहीं बदले जाएंगे, हारे हुए भी नहीं बदले जाएंगे, जीते हुए भी नहीं बदले जाएंगे, एंटी इनकम्बेंसी वाले भी नहीं बदले जाएंगे। और एक स्वाभाविक है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है कि हमने मोटे तौर पर देखा है कि जिस पार्टी की जीत की संभावना ज्यादा रहती है, वहां पर बगावत ज्यादा होती है। लेकिन ये कहानी अब मध्य प्रदेश में देखें तो ठीक उल्टी पड़ती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन वहां भी बीजेपी में बगावत बहुत है। बगावत तो यहाँ भी बगावत है विजय जी। जो तस्वीरें हैं वो लगातार दूसरी लिस्ट के बाद भी हम देख रहे थे कि कम नहीं हुई हैं। सीपी जोशी के गढ़ में एक तस्वीर जो मैं देख रहा था कि उनकी अर्थी निकाली जा रही है। ये अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अर्थी का जैसा जो दृश्य है वो पहली बार भाजपा ने देखा होगा कि वो सांकेतिक प्रतीकात्मक तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जो आज आई है विजय जी, वो है कि दतिया से पूजा अर्चना के बाद लौट आई हैं वसुंधरा राजे, और पायलट के बारे में खबर है कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं। क्या मांग रहे होंगे दोनों नेता? अब साहब ये तो वही जाने, हम तो क्या बोल सकते हैं दोनों। अब मैं तो शुरू में बात की शुरुआत ही इसी से हुई थी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो इसके में तो सारी कहानी पार्टी की जीत या दूसरा आपने एक बात कही अभी कि जैसे कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा है और बीजेपी के दफ्तर में बड़ा भीड़ भाड़ है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा अच्छा है या बगावत के सुर इतने ज्यादा, प्रदर्शन होना ज्यादा अच्छा है? ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। ये जो है विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ज्यादा बेहतर मान रही है पार्टी। सीपी जोशी से सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि जहां संभावनाएं ज्यादा है वहीं गुस्सा, नाराजगी, प्रेम, मोहब्बत सब ज्यादा होगा, और पार्टी की सरकार बन रही है इसलिए जिसका टिकट कट रहा है उसमें नाराजगी ज्यादा है। उनका अपने हिसाब से कहना ठीक भी था, और कांग्रेस ने कोई ज्यादा प्रयोग किया भी नहीं है नाराजगी जैसा। बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि मंत्री का टिकट कट जाएगा, मौजूदा विधायक के खिलाफ सर्वे में रिपोर्ट ठीक नहीं है, कट जाएगा नाम, तो फिर चांस बन सकता है। इतना प्यार ना बरसे, प्रेम इतना ज्यादा भी ना बरसे कि तालाब के अंदर बाढ़ आ जाए और कमल बह जाए। इस बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा, और भाजपा कोशिश कर रही है। अपना मीडिया सेंटर उन्होंने शुरू किया है इसी कवायद के साथ। और एक खबर, एक तस्वीर ये भी आई कि दानिश अबरार की गाड़ी पर जो है, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, सवाई माधोपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विजय जी। एक कमेंट आपसे चाहूंगा। किरोड़ीलाल मीणा उनके सामने है, और बताया जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वहां पर करीब है गुर्जरों के ठीक ठाक वोट हैं, और गुर्जर जो है दानिश अबरार को लेकर नाराजगी उस वक्त से है जब सचिन पायलट के साथ वो गए थे मानेसर, लेकिन लौट कर आने वाले 3 विधायकों में वो शामिल थे। बाद में अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में सार्वजनिक तौर पे कहा भी कि अगर दानिश सूचना नहीं देता तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, दानिश ने हमारी सरकार को बचाया। तब से दानिश के खिलाफ वहां के गुर्जरों में बड़ी भारी नाराजगी है। उस सीट को लेकर इस बार गुर्जर मीणा एक नया समीकरण बन सकता है भाजपा के लिए। लेकिन खबर यह है कि उनकी पजेरो गाड़ी, बड़ी चर्चित और फेमस गाड़ी है लाल रंग की, उन पर आज कई लोगों ने एक साथ अचानक हमला कर दिया। उन्होंने किसने किया है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक अलग तरह की तस्वीरें हैं राजस्थान की राजनीति।
हाँ, इस तरह की तस्वीरें अमूमन दिखाई नहीं देती हैं। हम मध्य प्रदेश से भी ऐसी आ रही हैं, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उसको टिकट दिया है तो वो आला कमान ने दिया है। आपको अगर झगड़ना है तो आला कमान से जाकर झगड़िए, और हिंसा की तो कोई सभ्य समाज में कोई जगह है ही नहीं। तो इस चीज का तो, ये किसी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए। और एकाध दिन का गुस्सा है तो ठीक है, मुसलसल वो लंबे समय तक सिलसिला बन जाए, ये भी ठीक नहीं है। और जहां तक आपने सवाई माधोपुर विधानसभा सीट की बात की है, मैं ऐसे ही एक दो लोगों के बीच गपशप हो रही थी जो गैर राजनीतिक किस्म के लोग थे, तो उनमें से एक ने कमेंट किया कि अरे विजय जी बताइए, मुस्लिम तो वैसे ही कांग्रेस को वोट देता, तो किरोड़ी लाल के खिलाफ कांग्रेस को एक मीणा उतारना चाहिए था, और स्वाभाविक तौर पर मुसलमान तो साथ आ ही जाता। तो लेकिन गहलोत फिर कर्ज कैसे सोशल उतार इंजीनियरिंग है, वो हर कोई अपने हिसाब से कर गहलोत रहा है। सियासी संकट का कर्ज कैसे उतारते विजय जी, अगर मुस्लिम को वो साइडलाइन करके किसी मीणा को उतार? हाँ, वो ये आश्वासन भी नहीं दे सकते दानिश अबरार को कि जीत कर आएंगे तो राज्यसभा भिजवा देंगे। आप देखिए ना, ओपी हुड्डा महुआ से जो है वो उनको टिकट अशोक गहलोत ने उनकी गैर मौजूदगी में जारी कर दी, मंच से ऐलान कर दिया। तब तक वो भाजपा से टिकट की कवायद में थे, हालांकि बाद में वो सीएम हाउस आकर मिले और उनका नाम जो है दूसरी लिस्ट में आ गया। लेकिन ये एक ऐसा है कि आमतौर पर राजस्थान की राजनीति में इस तरह के प्रयोग बहुत कम हुए हैं कि एक व्यक्ति दूसरी पार्टी से टिकट मांग रहा है, आप उसका ऐलान कर देते हैं। ओपी हुड्डा के बारे में बताते हैं कि वो जिताऊ खिलाड़ी तो हैं, जोड़ तोड़ करना जानते हैं, किरोड़ी लाल के प्रतिद्वंदी हैं। और एक सवाल पूछा है विजय जी अभी बाबू कुमार ने कि सचिन पायलट का टिकट वितरण में बहुत कम चल रहा है, अगर सरकार आई तो फिर गहलोत ही सीएम बन जाएंगे। यही वही बात जो हम कर रहे थे, आम आदमी भी ऐसे ही सोच रहा है। नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री है तो मंत्री किसके साथ होते हैं? मंत्रिमंडल क्या है? मुख्यमंत्री के साथ होता है। तो आपके 27-28 टिकट तो वही हो गए, फिर मुख्य सचेतक हो गए, और दूसरे हो गए निर्दलीय जो आपको सहारा दे रहे थे, जिनका आप खुल के समर्थन करते रहे। तो ये स्वाभाविक तौर पर है कि टिकट वितरण में किसका बड़ा हिस्सा किसके पास होगा। लेकिन अब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि किसके कितने हिस्से से जीत कर आते हैं। स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी मंत्रियों के खिलाफ ज्यादा होगी, स्वाभाविक है कि एंटी इनकम्बेंसी उन विधायकों के खिलाफ थोड़ी ज्यादा होगी जो लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो अभी वो समीकरण नए सिरे से बैठेगा जब गिनती होगी। पहली बात तो ये कि कांग्रेस 100 तो पार करे। लेकिन भाजपा में 20 सीटों पर विरोध है अभी भी विजय जी। हाँ, 20 सीटों पर है, लेकिन आप मोटे तौर पर आंकलन करें तो इसमें से आप 5-7 सीटें तो यूं ही हटा सकते हैं। फिर 12-13 सीरियस कैंडिडेट हैं, और अभी तो नामांकन का सिलसिला भी नहीं शुरू हुआ है। बस हैरानी की बात है कि राज्य स्तर का, प्रदेश स्तर का कोई बड़ा नेता मध्यस्थता करने नहीं जा रहा है। कैलाश चौधरी के बस की बात नहीं है। जेपी नड्डा आए, एक दो बार एक घूम घाम के और प्रवचन देकर चले गए, उससे चीजें हल नहीं होती। और प्रदेश स्तर के नेता मध्यस्थता इसलिए नहीं कर रहे कि वो जो बगावत पर उतरे नेता है उनकी झोली में, उनकी हथेली पर रखेंगे क्या? कोई तो एक आश्वासन चाहिए। तो क्या मध्यस्थ, वो प्रादेशिक स्तर के स्थानीय छत्रप कोई आश्वासन देने के लिए तैयार है? या फिर वो कैसे भरोसा करेंगे? मान लीजिए वसुंधरा मुख्यमंत्री का चेहरा होती, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, मान लीजिए, चलिए राजेंद्र राठौड़ होते मुख्यमंत्री का चेहरा, तो वो बढ़कर वो जाते, इन बागियों से बात करते, तो बागियों को लगता हाँ कल को ये भावी मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं, तो वहां मामला सुलझता। इस तरह मामले सुलझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं बाबू साहब भैरों सिंह शेखावत की। आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में आज जो है सारे नेता जुटे शाम को, और बड़ा जो चेहरा था वो विद्याधर नगर में जो उनकी समाधि है, समाधि स्थल है, वहां पर दिया कुमारी का वहां जाना, और उस सीट से जहां पर उनके दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काटा गया, वहां से उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया है। और चित्तौड़गढ़ ही वो जगह जहां पर भाजपा का सबसे प्रचंड जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भैरों सिंह शेखावत के परिवार को लेकर तो अभी भी पार्टी में एक सिंपैथी, सहानुभूति, रिस्पेक्ट सब कुछ है, लेकिन टिकट तो काट दिया गया अभी। मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि
राजवी का टिकट चित्तौड़गढ़ क्यों भेजा गया, मतलब क्यों उनको टिकट दिया गया। टिकट तो जयपुर से काट दिया गया था, जयपुर की सीट से, कि भैरू सिंह जी की जो बेटी है, राजवी जी की धर्मपत्नी है, उनका कोई वायरल हुआ वीडियो जिसमें वो थोड़ा रोते हुए अपने पिताजी को याद कर रही थी। तो इससे बीजेपी आला कमान बड़ा द्रवित हो गया। अब मुझे नहीं मालूम कि ये खबर में कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन अगर यही चीज है तो आप समझ सकते हैं कि राजपूत वोट बैंक को एकजुट रखने की कोशिश भी ये हो सकती है, और इसीलिए शायद राजवी को चित्तौड़गढ़ भेजा गया, इस बात की चिंता किए बगैर कि चित्तौड़गढ़ जाने से चित्तौड़गढ़ की सीट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक गलती की बीजेपी ने, उसको सुलझाने के लिए क्या दूसरी गलती की या समझदारी का काम किया, ये तो नतीजे बताएंगे। खबर ये भी आ रही कि सीपी जोशी शायद उतना पक्ष में नहीं थे। अरुण सिंह हो या फिर अरुण चतुर्वेदी जैसे नेता हैं, और दिल्ली से भी ये मैसेज आया फाइनली कि नहीं, भैरू सिंह शेखावत के परिवार जो है उसको हम साइडलाइन नहीं कर सकते, टिकट देना है। और फिर ये जोखिम सीपी जोशी ने उठाया अपने क्षेत्र से। अब वो कितना मना पाएंगे आकिया के समर्थकों को, और अगर आकिया चुनाव लड़ेंगे तो फिर राजवी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक टिकट जयपुर से भी कटा, लाहौटी का, उनके समर्थक भी हम देख रहे थे कि पार्टी दफ्तर के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन, जो हम देखते हैं कि आमतौर पे आंदोलनों में ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि सड़क पे टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्टी दफ्तरों के बाहर इस तरह की तस्वीरें राजस्थान में बहुत कम है। नारेबाजी देखी है हमने, होर्डिंग पोस्टर जमकर जो है हंगामा देखा है। ये आग वाला जो सीन है, आमतौर पे आंदोलनों की जो तस्वीर आती है, उस तरह की तस्वीरें कहीं, ये जो अग्नि जो ज्वाला जो है ये क्या रूप लेगी, ये बड़ा मुश्किल है आने वाले दिनों में कहना। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास का टिकट आया तो वो फील्ड में निकल पड़े हैं, और जो बात कर रहा था अमीन कागजी की, रफीक खान, दोनों मुस्लिम चेहरे, और चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। हवा महल की सीट का अभी इंतजार है, और दिया कुमारी टिकट मिलने के बाद से लगातार कोशिश कर रही हैं अपने समर्थकों के बीच और विद्याधर नगर में हर घर तक पहुंचने की। लेकिन एक नया नारा विजय जी सुना हमने कि सब पर भारी दिया कुमारी, अब की बारी दिया कुमारी। ये किसको टारगेट किया जा रहा है? मैडम को? स्वाभाविक है, दिया कुमारी के समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना बहुत जरूरी होता है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। खासतौर से बीजेपी आला कमान में तो जिस नेता ने ये दावे करने शुरू कर दिए कि वो रेस में है, या ये महत्वाकांक्षा, भाजपा को, वो भाजपा को अच्छे से जानते नहीं। हाँ, उसका उनका खेल खत्म हो जाता है। तो दिया कुमारी को अपने समर्थकों को समझाना पड़ेगा, ये बात बतानी पड़ेगी कि अब की बारी का मतलब क्या है और सब पर भारी का मतलब क्या है। सब पर भारी में फिर सब आ जाते हैं, और अगर ये मैसेज दिल्ली तक जाता है तो फिर इसका नुकसान, खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। फिलहाल उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो बड़े अंतर से, जैसा कि टारगेट सेट किया गया 1.25 लाख वोटों का, सबसे बड़ी जीत का, उस पर फोकस करें, और उसके बाद सब कुछ छोड़ दें वो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी पर कि वो किसका फैसला करते हैं। सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।